अब अभी हमने देखा था कि इसमें तंत्रिका तंत्र कैसा है। इसका तंत्रिका तंत्र एकदम सरलतम प्रकार का होता है, जो नर्व नेट एक तंत्रिकीय जाल बनाता है। तो यहाँ देखिए, ये एक हाइड्रा का सिंपलेस्ट चित्र है, जिसमें ये बाहर की तरफ तो ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ये सब तो रहा। ये यहाँ पर टेंटाकल, और अभी अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ इस चित्र में दिखाना चाह रहे हैं ये वाला कैरेक्टर, नर्व नेट, जो सरल प्रकार का तंत्रिका तंत्र है। अब जरा इस पास वाली चीज़ को भी देखते हैं। यहाँ पर निमेटोसाइट के प्रकार बताए गए हैं। इनके बारे में और डिटेल जब कोई टाइप स्टडी पढ़ेंगे मैं तब बताऊंगी। अभी सिर्फ एक सिंपल उसके क्लासिफिकेशन के लिए हम देखें तो निमेटोसाइट जो हैं वो वॉलेंट प्रकार के होते हैं, वे पिनेट्रेंट प्रकार के होते हैं, वे ग्लूटिनेंट प्रकार के होते हैं। तो जो वॉलेंट हैं वे क्या हैं? परिवेष्टी हैं। जो पिनेट्रेटिंग हैं वे भेदी हैं, पिनेट्रेशन, भेदना, तो ये भेदी प्रकार के हो गए। और जो कुछ भेदन के साथ साथ कुछ सिक्रीटरी चिपचिपा मटेरियल भी रखते हैं, वे कहलाते हैं सूत्र श्लेषी। तो इस प्रकार अब ये सभी स्लाइड्स आपको इसके मुख्य लक्षणों को समझने में सहयोग करती हैं। एक चीज़ और, जो ऊपर जब लक्षण पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी हमने देखी कि इस सिलेंट्रेटा का बॉडी प्लान कैसा होता है। तो यहाँ एक शब्द आता है जिसे कहते हैं ब्लाइंड सैक। वहाँ पे आपको बताया था कि इसमें सिर्फ माउथ प्रेजेंट है ना, माउथ है। देखिए इस तरफ कोई भी एनस जैसी संरचना नहीं है। तो ये जो बॉडी का सैक है, ये इस प्रकार, यानी इसको हम और सरल स्वरूप दें, इसकी बाकी संरचनाओं को मैं यहाँ हाईलाइट नहीं कर रही हूँ। ब्लाइंड सैक, ये एक सैक बना, इसका एक सिरा खुला है और दूसरा सिरा बंद। तो जो खुला सिरा है वो माउथ, और जो बंद सिरा है वो एब्सेंस बताता है कि इसमें एनस नहीं होता है ना। इसी चीज़ को हम ये जो अभी मैंने सेकंड और इसको फर्स्ट कर देती हूँ, ये सेकंड नंबर के डायग्राम पे आए तो ब्लाइंड सैक, इस चित्र से हमें प्लान स्पष्ट होता है। सिर्फ माउथ है, एनस नहीं है, और बाकी संरचनाएं तो आप पढ़ ही चुके हैं कि माउथ किस प्रकार टेंटाकल से घिरा हुआ है। अंदर की ओर इसमें हमें यहाँ दिखाई देती है एक कैविटी, ये वाली है ना, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। चूँकि बॉडी के सेंटर में है इसलिए हम इसे यहाँ सेंट्रल कैविटी भी कह रहे हैं। वैसे पूर्व में हमने इसको किस नाम से जाना? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। पॉलिप मेडुसा आप समझ ही चुके हैं, इनके कैरेक्टर्स भी। पूर्व में ये भी बताया कि इनमें एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, इसके लिए विशेष तंत्र नहीं होते, है ना। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर एब्सेंट है, लेकिन उसके अतिरिक्त एक्सक्रीशन तो होगा। और इसमें जो मुख्य एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो अमोनिया है, इसलिए ये जीव अमोनोटैलिक हुए। इनकी बॉडी पर कैल्केरियस स्केलेटन पाया जाता है।
और कोरल रीफ्स जो हैं वो कोरल से बनी प्रवाल प्रवाल जो होते हैं वो आगे हम देखेंगे किस तरह से कौन से स्वरूप को अधिक प्रदर्शित करते हैं। तो उनमें पॉलिप अवस्था हमें मुख्य रूप से दिखती है और वे सब मिलकर एक रीफ का निर्माण कर लेते हैं, तो कोरल रीफ बनती हैं। और कोरल के जो स्केलेटन हैं वे कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दें, इनमें सर्कुलेशन है ना, वहाँ आपको बताया था कि इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम का अभाव है, लेकिन फिर वही चीज़ कि सर्कुलेशन तो आवश्यक है ना, तो वो कैसे होगा। इसकी जो बॉडी कैविटी है जिसे हम सिलेंट्रॉन कहते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं, वो जहाँ एक और डाइजेशन में सहयोग करती है, वहीं दूसरी ओर सर्कुलेटरी सिस्टम के समान उन पाचक तत्वों को डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। और उसके साथ साथ यह कैविटी एक हाइड्रोस्केलेटन की तरह भी कार्य करती है। नर्वस सिस्टम को हम आज समझ ही चुके हैं कि इसमें सरल प्रकार का नर्वस सिस्टम होता है जिसमें नर्व सेल हैं, उनके प्रवर्ध हैं और उनसे निर्मित होगा इस प्रकार का एक नेट। है ना, तो ये नेट बनता जाएगा। इस नेट में ये तो रहा सेल और ये रहे इसके प्रोसेस। तो ये इसका सेल बॉडी वाला पार्ट हुआ और ये रहे इसके प्रोसेस या प्रवर्ध। सरल स्वरूप में है इसलिए इनके प्रोसेस और ये मिलकर बनाते हैं नर्व नेट। इसके अतिरिक्त इसमें सेंसरी सेल्स पाई जाती हैं। बॉडी वॉल के डायग्राम में मैंने आपको वहाँ बताया है कि एक्टोडर्म में भी सेंसरी सेल है और एंडोडर्म में भी सेंसरी सेल है। इसके अतिरिक्त इनमें या इस संघ के प्राणियों में हमें स्टेटोसिस्ट, जिसे हम संतुलन पुटिका कहते हैं, दिखाई देती है, जो तैरते समय बैलेंस बनाने में सहयोगी होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम को और थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि सिलेंट्रॉन, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, सिंगल ओपनिंग माउथ। चूँकि मैंने रिवीजन किया है इसलिए यहाँ आपको हाईलाइट पॉइंट्स बोले हैं। माउथ प्रेजेंट है। माउथ जिस स्टेज या जिस कोनिकल प्रोजेक्शन पर है उसे हम कहते हैं हाइपोस्टोम। इनमें डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर होगा क्योंकि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बन चुकी है और इसके अतिरिक्त इंट्रासेल्यूलर भी होता है। इसके जीव, अब हम इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसके जीव हर्मेफ्रोडाइट प्रकार के होते हैं। इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा तो जनरली ये किसके द्वारा होगा? बडिंग के द्वारा। और यह अवस्था हमें इसके किस स्वरूप में मिलेगी? ये हमें मिलेगी पॉलिप में। पूर्व में आपको बताया है कि इसके लाइफ में दो फॉर्म महत्वपूर्ण हैं, एक पॉलिप और दूसरी मेड्यूसा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉलिप अवस्था में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेड्यूसा अवस्था में अधिकांशतः देखने को मिलता है।
इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी। अब ये जो प्राणी हैं इनमें एक शब्द आता है मेटाजेनेसिस, जिसे हम सम एकांतरण कहते हैं, पाया जाता है। तो ये सम एकांतरण किस किस के बीच में हुआ? पॉलिप और मेड्यूसा। यहाँ पे पहले हम इस शब्द को समझ लें, मेटा सम, ये यहाँ पर सम से क्या मतलब? तो पॉलिप भी 2n है और मेड्यूसा भी 2n है। तो जब लाइफ साइकिल 2n वर्सेस 2n में होगी तो इस तरह की लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस दर्शाती हुई लाइफ साइकिल। ओबेलिया का यह चित्र मेटाजेनेसिस को स्पष्ट करता है। इस तरफ देखिए, ये जो ए है, ए इसका पॉलिप है जिसे हम ओबेलिया कॉलोनी कहते हैं। ओबेलिया कॉलोनी में कई तरह के जॉइड्स हैं, कुछ गोनोजॉइड, कुछ गैस्ट्रोजॉइड। यह हुआ इसका गैस्ट्रोजॉइड, ये रहा इसका गोनोजॉइड। अभी हम हाईलाइट करेंगे इसके गोनोजॉइड पर, क्योंकि हम देखने जा रहे हैं कि इसमें किस तरह से 2n वर्सेस 2n है। तो गोनोजॉइड्स जो हैं उनसे बने मेड्यूसा। ये मेड्यूसा इस प्रकार फीमेल भी हो सकते हैं और इस तरह से मेल भी हो सकते हैं। अगर फीमेल हुए तो ये यहाँ पर ओवम और मेल है तो ये यहाँ पर स्पर्म। इस फर्टिलाइजेशन के बाद ये बनता है जाइगोट। जाइगोट में अगली विकासी स्थितियों में क्लीवेज, मॉरूला, गैस्ट्रुला, इस तरह की संरचनाएं। तो यहाँ पे हमें ये जो दो स्ट्रक्चर हैं ये इसके विदलन या क्लीवेज को स्पष्ट करते हैं। इसमें विदलन और क्लीवेज कैसा है? होलोब्लास्टिक है, पूर्णभंजी। तो देखिए संपूर्ण संरचना में विदर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ ये लाइन जो इसके पूर्ण भंजन को स्पष्ट करती है। क्लीवेज के बाद बना मॉरूला। मॉरूला रूपांतरित होता है प्लेनुला में। आगे आप देखेंगे कि इसमें जो लार्वा हैं वो प्लेनुला, हाइड्रूला, स्काइफोस्टोमा और इफाइरा है। तो प्लेनुला इस चित्र में यह जो स्ट्रक्चर है यह एक इस प्रकार से सिलिएटेड संरचना होती है, जिसमें मैं अभी यहाँ आपको ये दिखा रही हूँ। ये है प्लेनुला, ये देखिए प्लेनुला। प्लेनुला से बनता है हाइड्रूला। तो यह जो स्ट्रक्चर है ये किसका हुआ? हाइड्रूला का, है ना। दो लार्वा हमें दिखे और उसके साथ साथ यहाँ पे स्पष्ट हुआ मेटाजेनेसिस। पॉलिप, ये यहाँ पर ए जो है पॉलिप है, पॉलिप 2n, मेड्यूसा भी 2n। मेड्यूसा की बात कही है, ध्यान रखिएगा। अब वही वाली चीज़ें आती है कि इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है और इसमें यह फ्री स्विमिंग लार्वल अवस्थाएं पाई जाती हैं, जिनमें से ध्यान दें प्लेनुला और इफाइरा ये फ्री स्विमर है। बाकी ये जो स्काइफोस्टोमा और हाइड्रूला है ये इस प्रकार किसी आधार पर आधारित संरचना को कहते हैं। इसमें ये अभी पूर्व के चित्र में बताया, यह हाइड्रूला है। तो ये फ्री स्विमर नहीं हुआ, है ना। प्लेनुला जो है ये फ्री स्विमर हुआ। आगे मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इसमें स्काइफोस्टोमा और इफाइरा है। अब हम यहाँ देखें, हम बात कर रहे हैं संघ सिलेंटेटा के लक्षणों की,
तो इसमें यहाँ पर एक मुख्य लक्षण होता है संघ सिलेंट्रेटा में, जिसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म या बहुरूपता। बहुरूपता में प्राणियों के अंदर विभिन्न प्रकार के जॉइड्स पाए जाते हैं। एम्बर में कई तरह के जॉइड्स हैं, और ये जो जॉइड्स हैं जिन्हें हम जीवाब कहते हैं, ये गैस्ट्रोजॉइड हो सकते हैं, ये गोनोजॉइड हो सकते हैं, और ये डेक्टाइलोजॉइड हो सकते हैं। तो आप इनके शब्दों पर ध्यान दें। गैस्ट्रो अर्थात न्यूट्रिशनल एक्टिविटी से संबंधित हुआ। तो जो गैस्ट्रोजॉइड होते हैं, जैसा कि ये पॉर्पिटा का चित्र है, इसमें आप देखें ये केंद्र में गैस्ट्रोजॉइड, ये गैस्ट्रोजॉइड में ये यहाँ पर माउथ, चूँकि न्यूट्रिशन से संबंधित है इसलिए इनके ये सिरे खुले होते हैं, माउथ पाया जाता है, और मध्य में कैविटी, जिसे हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, उस तरह की संरचना स्पष्ट होती है। ऐसे जीवाब गैस्ट्रोजॉइड्स कहलाते हैं, जिन्हें हम पोष जीवाब भी कहते हैं। यह परिधि की ओर लगे हुए जिनके ये सिरे, गौर कीजिए, बंद हैं, और इन पर स्टिंगिंग के लिए इस तरह की संरचनाएं हैं, ये कहलाते हैं डेक्टाइलोजॉइड्स, जो इसके डिफेंस के लिए होते हैं, सुरक्षा के लिए। गैस्ट्रोजॉइड घिरा हुआ होता है गोनोजॉइड से। तो ये यहाँ पर जो हैं वे हैं इसके गोनोजॉइड्स। ये कई हैं, मैंने अभी यहाँ पर ये 3 ही चित्रित किए हैं। इसी प्रकार ये बॉडी की पूरी परिधि पर हैं इधर, है ना। तो अभी सिर्फ इन तीनों को समझाने के लिए यहाँ पर इसका इस तरह से ब्रीफिंग हुआ। पॉलीमॉर्फिज्म के और भी डिटेल हैं, सिर्फ इस लक्षण को समझने के लिए हमने ये यहाँ पर देखा डिवीज़न ऑफ लेबर किस प्रकार से इस संघ के प्राणियों में हमें दिखाई देता है। तो ये थे संघ सिलेंट्रेटा के मुख्य लक्षण। इसमें एक संरचना और मैं आपको यहाँ इस चित्र में बताना चाहती हूँ, जो इसके अभी हमने पढ़े लक्षण उससे संबंधित है। मैंने आपसे कहा था स्काइफोस्टोमा और इफाइरा। तो यह जो स्ट्रक्चर है ये स्काइफोस्टोमा के हैं, जो जहाँ पर किसी आधार पर हैं। वहाँ हाइड्रूला आधारित था, यहाँ ये स्काइफोस्टोमा आधारित है। वहाँ प्लैनुला फ्री था, यहाँ पर ये इफाइरा जो है इससे इस तरह से अलग होते जाते हैं, स्वतंत्र रूप से फिर विकसित होते हैं, तैरते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में, जो इसके वर्गीकरण को स्पष्ट करेगी। धन्यवाद।